नमस्कार, संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतनाम सिंह। आज के टारगेट प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंतर्गत दो क्वेश्चंस के माध्यम से हाल ही में चर्चा में रहे दो टॉपिक्स को समझेंगे। आज जिन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे उनमें पहला है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और दूसरा है डीप ओशन मिशन। तो पहला जो टॉपिक है वह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर कुछ बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑफिशियली जो प्रोजेक्ट का नाम है वह है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये ऑफिशियल नेम है। इसे सामान्य शब्दों में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक आधार संरचना को विकसित करने से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है और इसे 2021 में शुरू किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इस परियोजना के पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों के चलते या उस क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय जनजाति समुदाय हैं उनके विस्थापन इत्यादि से संबंधित जो चिंताएं हैं उनके चलते कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा इस परियोजना का विरोध किया गया है। इसी वजह से ये परियोजना अभी हाल ही में चर्चा में बनी हुई है। ये परियोजना क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये 10 डिग्री चैनल का क्षेत्र हो गया और इस 10 डिग्री चैनल से ऊपर के जो द्वीप हैं इनको कहा जाता है अंडमान द्वीप। और यहां पर 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में देखेंगे तो ये वाले जो द्वीप हैं ये निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। ये निकोबार आइलैंड्स हो गए और ये वाले अंडमान आइलैंड्स हो गए। इन निकोबार आइलैंड्स के क्षेत्र में सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसी क्षेत्र में ग्रेट निकोबार आइलैंड के क्षेत्र में आधार संरचना विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इसी को कहा जाता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस परियोजना के अंतर्गत इस वाले क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करना, बंदरगाह विकसित करना, इसके साथ साथ यहाँ पर टाउनशिप विकसित करना या सौर और गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, इसके अलावा भी कई अन्य ऐसी आधार संरचना सुविधाएं विकसित की जाएंगी जिनके चलते इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को, व्यापार को और सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का। और अभी यहां पर ग्रेट निकोबार के क्षेत्र में जो स्थानीय जनजाति रहती है उनका नाम है सोमपेन जनजाति। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस परियोजना का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस परियोजना के निर्माण से इस क्षेत्र के 10 लाख वृक्षों को काटा जाएगा जिसकी वजह से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, पारिस्थितिकी वहां की डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा उस क्षेत्र के रहने वाले जो स्थानीय जनजाति समूह हैं वे विस्थापित होंगे। इसलिए इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। इसी वजह से ये परियोजना चर्चा में है। अब यहां पर प्रश्न को पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। प्रश्न को शुरू से पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये परियोजना भारत सरकार और नीति आयोग के मार्गदर्शन में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा प्रस्तावित है। ये बात सही है। इस प्रोजेक्ट को अंडमान निकोबार प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसको गाइडेंस के लिए भारत सरकार और नीति आयोग जैसी संस्थाएं हैं। तो भारत सरकार और नीति आयोग द्वारा इसका मार्गदर्शन किया जा रहा है और इसको प्रस्तावित किया गया है अंडमान और निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस परियोजना के बारे में वह सही है। दूसरा है, इस परियोजना को 2022 में सैद्धांतिक वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के बारे में ये बात भी सही है। 27 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस परियोजना को सैद्धांतिक वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी दे दी गई थी। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद अब कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं कि परियोजना को मंजूरी तो मिल गई है लेकिन इस परियोजना के निर्माण से वहां की पारिस्थितिकी और वहां के स्थानीय लोग दुष्प्रभावित होंगे। इसी वजह से वे लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। तो जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट इस परियोजना के बारे में सही लिखा हुआ है। अक्टूबर 2022 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए सैद्धांतिक वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी दे दी थी। अगला है, नीति आयोग इस परियोजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है।
नहीं, ये जानकारी गलत है। इस परियोजना का क्रियान्वयन नीति आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि अंडमान एंड निकोबार, मैं लिख ही दे रहा हूं, इसका पूरा फॉर्म भी लिख दे रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख दे रहा हूं। ये है, इसकी फुल फॉर्म है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक निकाय है, एक बॉडी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1988 में कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत। और ये जो एजेंसी है, यही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। तो यहां पर जो जानकारी दी गई है कि नीति आयोग इस परियोजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है, ये जानकारी गलत है। अब इसमें पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है। सही पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट इस प्रश्न में दिया गया सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से अगर हम कोड चूज करेंगे तो ए विकल्प में जो दिया गया है, केवल एक और केवल दो कथन सही हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, जिसके अनुसार कथन एक और कथन दो सही हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। मध्य हिंद महासागर से 5500 मीटर की गहराई पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जैसे गहरे समुद्र के संसाधनों के खनन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। उत्तरी हिंद महासागर के गहरे समुद्री जीवों के नमूनों का सूचीकरण, अभिलेखीकरण और डीएनए बैंक का विकास। पानी के नीचे वाहन और पानी के नीचे रोबोटिक्स विकसित करना। गहरे समुद्र में जीवन अनुकूल अणुओं और जीव घटकों के निर्माण की खोज करना। उपरोक्त में से कौन से डीप ओशन मिशन के उद्देश्य हैं? डीप ओशन मिशन के उद्देश्यों के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। पहले तो डीप ओशन मिशन को समझ लीजिएगा। डीप ओशन मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 2021 में, और इसे 5 सालों तक इस मिशन को चलाया जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। (2021) में शुरू किया गया और ये 5 वर्षों की अवधि के लिए चलेगा, तो ये चलेगा 2026 तक। और इस मिशन को समुद्र, गहरे समुद्रों के अन्वेषण के लिए शुरू किया गया है और इसके बहुउद्देश्य हैं। ये केवल एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं शुरू किया गया है, बल्कि इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं उनको समझाने के लिए मैंने पीआईबी, ये जो लिंक दिया गया pib.gov.in प्रेस रिलीज और आगे जो लिंक दिया गया है, ये भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट से मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है जिसमें इस डीप ओशन मिशन के उद्देश्य दिए गए हैं। यहां पर आप लोग जो पढ़ेंगे, ये सारे जो यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं, ये डीप ओशन मिशन के मुख्य उद्देश्य लिखे हुए हैं और इनको मैंने यहां से लिया है pib.gov.in। इस पर जाएंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे तो इंग्लिश में पेज खुल के आएगा। राइट क्लिक करके अगर गूगल ट्रांसलेटर की मदद लेंगे तब भी ट्रांसलेट हो जाएगा, अदरवाइज सारे पॉइंट्स को गूगल ट्रांसलेटर पर ले जाएंगे तो वहां भी ट्रांसलेट हो जाएगा। यहां पर डीप ओशन मिशन के सारे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक नजर उन पे डाल लीजिएगा। पहला पॉइंट है, मध्य हिंद महासागर से 5500 मीटर की गहराई पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जैसे गहरे समुद्री संसाधनों के खनन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना। अगला है, 6000 मीटर पानी की गहराई के लिए रेटेड एक कार्यशील प्रोटोटाइप और एक अंतिम मानवयुक्त पनडुब्बी का डिजाइन और विकास करना। साथ ही पानी के नीचे वाहन और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना। अगला ऑब्जेक्टिव है, जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के तहत उत्तरी हिंद महासागर के लिए
मौसमी से लेकर दशकीय समय के पैमाने पर भारतीय तट के साथ समुद्र के स्तर में प्रवृत्तियों, चक्रवात की तीव्रता और आवृत्ति, तूफानी लहरों, हवा की लहरों, जैव भूरसायन विज्ञान और मत्स्य पालन को प्रभावित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र पर भविष्य के अनुमान या पूर्वानुमान प्रदान करना। हिंद महासागर के ऊपर गहरे समुद्र के अवलोकन 2 किलोमीटर गहराई से नीचे अवलोकन तंत्र स्थापित करना। अगला है सुदूर संचालित वाहन का उपयोग करके व्यवस्थित नमूनाकरण के माध्यम से हिंद महासागर के गहरे समुद्री जीवों के नमूनों का सूचीकरण, अभिलेखीकरण और डीएनए बैंक का विकास करना। अगला है गहरे समुद्र में रहने वाले पीजो टॉलरेंट और पीजोफिलिक सूक्ष्म जीवों सहजीवियों के पृथक्करण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास तथा संवर्धन आधारित और मेटाजीनोमिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए नवीन जैव अणुओं की जांच करना। अगला है गहरे समुद्र में जीवन अनुकूल अणुओं और जीव घटकों के निर्माण की खोज करना। इसके बाद अगला है हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटकों के साथ बहुधातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिजीकरण के संभावित स्थलों की खोज और पहचान करना। यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में डीप ओशन मिशन के अंतर्गत इंडियन ओशनोग्राफर्स ने एक एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट का क्लियर पिक्चर कैप्चर किया है और ये इस मिशन की एक बड़ी उपलब्धि है कि समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की गहराई पर समुद्र के आधार के निकट एक हाइड्रोथर्मल वेंट या एक ऐसा गर्म जल का झरना जिसमें पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म पानी और कुछ खनिज इत्यादि निकल रहे हैं, तो उस हाइड्रोथर्मल वेंट का क्लियर पिक्चर कैप्चर किया गया है। ये इस मिशन की एक बड़ी उपलब्धि है और ऐसा अभी तक भारत में पहली बार हुआ है, इसीलिए डीप ओशन मिशन चर्चा में बना हुआ है। हिंद महासागर में परिचालन के लिए नए सभी मौसम में काम करने वाले बहुविषयक अनुसंधान पोत का अधिग्रहण करना। उच्च क्षमता वाले अपतटीय ओटीईसी संचालित विलवणीकरण संयंत्र के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन दस्तावेज। गहरे समुद्र में छोटे घटकों के प्रदर्शन के माध्यम से गहरे समुद्र के ठंडे पानी की नाली और मूरिंग प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण घटकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन। महासागरीय जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना के माध्यम से समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री पारिस्थितिकी और संबंधित समुद्री इंजीनियरिंग में चल रहे उन्नत बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को एकीकृत करना। साइट पर व्यवसाय इंक्यूबेटर सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकसित करने में परिवर्तित करना। इसके अलावा इस मिशन में फ्रांस के साथ टाई अप किया गया है, तो अगला पॉइंट उसी के बारे में है। फ्रांसीसी संस्थानों के साथ क्षमता निर्माण करना। राष्ट्रीय स्तर पर कड़ाई से चयनित उत्कृष्ट भारतीय उम्मीदवारों को समुद्री जीव विज्ञान के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी संस्थानों में भेजा जाएगा। फ्रांस के साथ टाई अप किया गया है। अगला है समुद्री विज्ञान, महासागर विज्ञान और महासागर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और उत्कृष्टता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डीप ओशन मिशन के बहुत सारे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को लेके ही मैंने एक क्वेश्चन बनाया है और इनमें से ही कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में लिखे हैं। तो अब हमें बताना यह है कि ऊपर जो लिखे गए 4 स्टेटमेंट्स में 4 ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से कौन सा डीप ओशन मिशन का उद्देश्य है या नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मध्य हिंद महासागर से 5500 मीटर की गहराई पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल जैसे गहरे समुद्र के संसाधनों के खनन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। ये डीप ओशन मिशन का एक उद्देश्य है। आप लोग देखिए, मैंने इस स्क्रीनशॉट में कुछ अंडरलाइन किया है। जैसे पहली लाइन आप लोग पढ़ेंगे, मध्य हिंद महासागर से 5500 मीटर की गहराई पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसे गहरे समुद्री संसाधनों के खनन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना इस मिशन का एक उद्देश्य है। तो जो पहला यहां पर दिया गया है स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा है, उत्तरी हिंद महासागर के गहरे समुद्री जीवों के नमूनों का सूचीकरण, अभिलेखीकरण और डीएनए बैंक का विकास करना। यह भी डीप ओशन मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। यहां से पढ़िए, सुदूर संचालित वाहन का उपयोग करके व्यवस्थित नमूनाकरण के माध्यम से उत्तरी हिंद महासागर के गहरे समुद्री जीवों के नमूनों का सूचीकरण, अभिलेखीकरण और डीएनए बैंक का विकास करना। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वह भी सही है। तीसरा है, पानी के नीचे वाहन और पानी के नीचे रोबोटिक्स विकसित करना। यह भी डीप ओशन मिशन के अंतर्गत एक उद्देश्य है। इसको देख लीजिए, ये है। साथ ही पानी के नीचे वाहन और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना, यह भी डीप ओशन मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है।
और अगला है गहरे समुद्र में जीवन अनुकूल अणुओं और जीव घटकों के निर्माण की खोज करना। ये भी डीप ओशन मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है, इसको भी देख लीजिए। गहरे समुद्र में जीवन अनुकूल अणुओं और जीव घटकों के निर्माण की खोज करना। तो आप लोगों ने इस स्लाइड को पढ़ के समझ लिया होगा कि डीप ओशन मिशन एक बहुउद्देशीय मिशन है और यहाँ पर इस प्रश्न में दिए गए चारों ही स्टेटमेंट्स में जो उद्देश्य दिए गए हैं वे चारों ही उद्देश्य डीप ओशन मिशन के उद्देश्यों में शामिल हैं। अब पूछा है उपरोक्त में से कौन से डीप ओशन मिशन के उद्देश्य हैं? चारों ही डीप ओशन मिशन के उद्देश्य हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, जिसके अनुसार 1, 2 और 3 और 4 चारों ही स्टेटमेंट डीप ओशन मिशन के उद्देश्यों में शामिल हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा की है कि डीप ओशन मिशन इस वजह से अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है क्योंकि भारत में पहली बार समुद्र तल से 4,500 मीटर की गहराई पर इंडियन ओशनोग्राफर्स ने इस मिशन के अंतर्गत ही पहली बार एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट का इमेज या फोटो कैप्चर किया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है जिससे समुद्र की तलहटी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो ये साइंस टेक के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक अगले प्रीलिम्स के लिए। इसके साथ साथ पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके साथ साथ भूगोल के संदर्भ में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं या इस मिशन के बारे में जो अन्य जानकारी दी गई है, आप लोग उसे ठीक से पढ़ के जाएं, हो सकता है कि इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको मिल जाए। और थैंक यू। और आज की इस क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।